ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज से हम लोग पेंटिंग की बात करेंगे, है ना। तो पेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि जो आर्ट है वो कल्चर के रूप में जो विकसित हुई, जिसे हम संस्कृति का भाग मानते हैं, वो बहुत प्राचीन कालीन है। सबसे पहले अगर कोई आर्ट डेवलप हुआ है तो वो एक तो स्टोन टूल बनाने का आर्ट है, एक तो स्टोन टूल बनाने का आर्ट है और दूसरा पेंटिंग है। वो बहुत प्राचीन है। 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले मनुष्य पेंटिंग बनाने लगा था। और पेंटिंग किसी भी काल में केवल पेंटिंग नहीं होती, या ये नहीं कह सकते कि बहुत सुंदर चित्र है या अच्छा चित्र है या बहुत प्राचीन चित्र है। पेंटिंग उस समय की हमें पूरी जानकारी देते हैं। क्या क्या जानकारी देते हैं, थोड़ी सी लिस्ट मैंने पहले बताई थी आपको, कि एक तो टाइम पीरियड पता चलता है। टाइम पीरियड पता चलता है, उस समय की सोशल लाइफ पता चलती है, पॉलिटिकल लाइफ पता चलती है, इकोनॉमिक लाइफ पता चलती है, फ्लोरा पता चलता है, फोना पता चलता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरी कल्चर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पेंटिंग्स की स्टडी करके। और इवोल्यूशन के दौरान समझ का विकास कैसे हुआ, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई, ये आप देख सकते हैं। तो भारत में जो सबसे पेंटिंग की शुरुआत हम लोग मानते हैं वो है मीजोलिथिक पेंटिंग। वैसे तो पैलियोलिथिक पेंटिंग भी है, लेकिन वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो विकसित अवस्था है पेंटिंग की वो है मीजोलिथिक, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका वो एक म्यूरल पेंटिंग ही है, वॉल पेंटिंग। हालांकि उसको हम केव पेंटिंग कहते हैं, गुफा चित्र हैं। जो भी दीवार के ऊपर बनाई जाती है उसे म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। तो एक चीज ये दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, दीवार पे बने हुए चित्र जो हैं वो म्यूरल पेंटिंग है। तो केव म्यूरल है, इसको बोलेंगे हम लोग केव म्यूरल। ये केव म्यूरल हो जाएगा, दीवार पे किसी भी तरह से बनाया हुआ चित्र, ठीक है ना। तो म्यूरल पेंटिंग के 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रेस्को होता है और दूसरा ड्यूको होता है। तो फ्रेस्को होता है वो नेचुरल कलर्स से मिलकर के जो बनाया जाता है उसको हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। तो म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग है। भीमबेटका वाली कैसी है, म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग, क्योंकि वो नेचुरल कलर, वेजिटेटिव कलर से बनी हुई, ठीक है ना। दूसरा जो ड्यूको वाली जो पेंटिंग होती है वो होती है ऑयल पेंटिंग। ऑयल कलर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। एक तरह से ऑयल पेंट्स के माध्यम से जो पेंटिंग बनाई जाती है वो ड्यूको पेंटिंग है। तो इंडिया की जो खास करके पेंटिंग वाले हिस्से में जो हम लोग देखेंगे वो फ्रेस्को पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग एंड फ्रेस्को पेंटिंग, ज़्यादातर म्यूरल ही हैं, दीवारों पे ही बने हुए हैं। बस मुगल काल में मिनिएचर आएगा, वो हम बात करेंगे, उसमें बुक्स और तस्वीरों में पेंटिंग आई है, बाकी सब दीवारों पे ही बनाई गई हैं। तो सबसे पहली पेंटिंग में चलते हैं, मीजोलिथिक पेंटिंग, है ना। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक की पेंटिंग भी हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। फाइन पेंटिंग जो है वो मीजोलिथिक पेंटिंग है। और मीजोलिथिक पेंटिंग बहुत फाइन क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है माइक्रोलिथिक टूल्स, माइक्रोलिथ। क्योंकि दीवारों पे रेखाएं बनाने के लिए, लाइंस डायग्राम बनाने के लिए
उसको कुरेदना पड़ता है, खुरचना पड़ता है, स्क्रैपिंग करना पड़ता है। और यदि हम लोअर पैलियोलिथिक और उसमें जाएं तो वहां तो हैंडेक्स है, क्लीवर है, चॉपर चॉपिंग है। तो वो जो स्टोन टूल्स हैं वो उतनी अच्छी पेंटिंग क्वालिटी वाली नहीं बना सकते, जबकि माइक्रोलिथिक टूल्स रिप्रेजेंटेटिव टूल्स हैं किसके? मेसोलिथिक पीरियड के। हमने कहा था कलेक्टोनियन ऑन फ्लेक, कलेक्टोनियन ऑन सी। जो कलेक्टोनियन फ्लेक्स मिले थे वो कलेक्टोनियन ऑन सी फ्रांस में मिले थे, और उसी का जो रूप है वो इंडिया में मिलता है। हमेशा भारत में जब स्टोन टूल्स या स्टोन कल्चर की जब बात आती है, पैलियोलिथिक कल्चर की जब बात आती है, तो जो तुलना है, नामकरण जो होते हैं और जो हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, वो हमेशा यूरोपियन टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। यूरोपियन टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। यूरोप में उसको क्या कहा जाता है, उसी आधार पे भारत में उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है ना? तो यूरोप में उसको कहा जाता है कलेक्टोनियन पीरियड। तो कलेक्टोनियन ऑन सी होने की वजह से वो कलेक्टोनियन पीरियड हुआ। है मेसोलिथिक, वहां पे भी मेसोलिथिक है, यहाँ पे भी मेसोलिथिक है, मध्य पाषाण युग। ये जो मनुष्य था ये माइक्रोलिथिक टूल्स बनाता था, बहुत बारीक टूल्स बनाता था। जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो ब्रश पकड़ने के लिए पतला सा ब्रश होता है, पेंसिल होती है, तो हम स्केचिंग कर पाते हैं, पेंटिंग कर पाते हैं, अपने हिसाब से लाइंस बना पाते हैं। तो हाथ में पकड़ने जैसा टूल तो हो कम से कम, जो उंगलियों के बीच में फंसाया जा सके और जिस पे जोर लगाया जा सके। तो स्टोन टूल जब इतना छोटा बनने लगा तब जाकर के अच्छी पेंटिंग की शुरुआत हुई। तो वो है मेसोलिथिक पीरियड। तो इसके साथ क्या ध्यान रखेंगे? मेसोलिथिक पीरियड, माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक है? और माइक्रोलिथिक टूल्स होने के कारण ही फिर पेंटिंग अच्छी बन पाई। एक तो ये हो गया टूल क्या था बनाने के लिए। दूसरा, उसमें कलर्स कौन से थे, कौन कौन से कलर्स थे। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंटिंग है तो कलर्स। तो एक जो सबसे डोमिनेटिंग कलर था वो था रेड कलर। डोमिनेटिंग कलर वॉज रेड। क्यों? क्योंकि रेड वॉज डोमिनेटिंग कलर क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि शिकार करते थे, हंटिंग होती थी, और हंटिंग होती थी तो कई बार जब जानवर को मार के लाते थे तो पत्थर पर उसको काटते थे खाने के लिए, पकाने के लिए, तो उसका ब्लड फैल जाता था। तो लॉन्ग टाइम तक बना रहता, सस्टेन करता था, वो ब्लड मिटता नहीं था। जब सूख जाता था ब्लड तो लंबे समय तक, बारिश भी हो गई तब भी बना हुआ है। तो वो देखते थे इस चीज़ को, तो उनको लगा कि क्यों ना हम इसी को यूज़ करें, इसी को पेंटिंग बनाने में यूज़ करें। ठीक है? और बाकी प्लांट्स के से बनाया हुआ हरा कलर होगा, डेफिनेटली हरा कलर, लाल कलर, ग्रे कलर, ओकर, ये इंपॉर्टेंट कलर्स थे। उसमें रेड वॉज डोमिनेटिंग कलर, उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट कलर था। वाइट भी, यस, वाइट भी। तो ये जो है इन कलर्स के माध्यम से पेंटिंग बनाई गई। आज भी आप देखते हैं कि आज भी ज्यों की त्यों वो बनी हुई पेंटिंग दिखती है ना? इतनी पुरानी, लाखों साल, यानी 2 लाख 1.5 लाख साल पुरानी पेंटिंग आज भी आपको दिखाई पड़ती। तो सबसे प्राचीन पेंटिंग। फिर आएगा तीसरे नंबर पर थीम क्या थी, आखिर उसकी थीम क्या थी। तो जो मेसोलिथिक पेंटिंग्स हैं उसमें थीम यही है, इकोनॉमिक लाइफ वाली, यानी कि हंटिंग, गैदरिंग, डांस, सेलिब्रेशन, हंटिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग मीन्स डांस, सेलिब्रेशन। एक और टर्म लिखिए, सोशल कोऑपरेशन। विदाउट सोशल कोऑपरेशन न तो डांस हो सकता है, ना ही फूड गैदरिंग हो सकती है, ना ही हंटिंग हो सकती है, क्योंकि हंटिंग के लिए भी बहुत लोग लगेंगे। एनिमल भागेगा, फिर उसको पकड़ने वाला, फिर उसको मारने वाला,
या फिर उसको घेर करके मारने वाला, तो इधर भी कोई खड़ा है उधर भी कोई खड़ा है, तो वो भाग नहीं पाएगा, फिर वो मरेगा ही, है ना। तो डांस के बजाय ग्रुप डांस लिखिए। क्या लिखेंगे? ग्रुप डांस। और कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन लिखा है तो साथ में कोऑर्डिनेशन भी लिखिए, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ग्रुप डांस का मतलब ही कोऑर्डिनेशन होता है। विदाउट समन्वय के, विदाउट कोऑर्डिनेशन के आप ग्रुप डांस नहीं कर सकते। आप देखेंगे उसमें सबका डांस जो है वो एक जैसा है। ऐसा शादी ब्याह में जो डांस होते हैं सब अलग अलग कर रहे होते हैं, वैसा नहीं है। एक जैसा डांस, सबके पांव एक तरफ जा रहे हैं, तो रिदमिक डांस है, पूरा एक जैसा है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो साथ में कुछ बजा रहे हैं तो इसका मतलब है कि म्यूजिक की शुरुआत है, म्यूजिक आ गया है, यानी आर्ट के रूप में म्यूजिक आ गया है। कुछ बजा रहे हैं यानी कि रिदम है, ताल तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ रिदम तो है जिसपे वो ये काम कर रहे हैं। और सोशल कोऑपरेशन आ गया है, इसका मतलब है कि शायद फैमिली लाइफ शुरू हो गई होगी उस समय में, विवाह व्यवस्था या परिवार व्यवस्था कहीं ना कहीं शुरू हुई होगी किसी न किसी रूप में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और पीस तो तभी बना रहेगा, अदरवाइज तो झगड़े होंगे। तो लोगों ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो समझौता किया होगा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी न किसी रूप में। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा उसमें थीम, ठीक है, या फिर उस समय की सोशल लाइफ, ठीक है। तो अब कभी भीमबेटका जाएं आप लोग तो ये इस एंगल से देख करके भी आए कि क्या क्या उसका कारण रहा होगा पेंटिंग्स का। और एक और चीज़ है कि थोड़ी सी जो सब्सटेंशियल इकोनॉमी तो थी, सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम में और उसमें उन लोगों ने रुक करके, गुफा में रुक करके रहना सीख लिया होगा, तभी पेंटिंग बनी होगी। क्योंकि लंबे समय तक रात में तो नहीं बनाई होगी, दिन में ज़्यादा बनाई होगी, क्योंकि रात में आग लगा करके पेंटिंग बनाना मतलब तो इतनी फाइन पेंटिंग नहीं बन सकते थे। और एक और चीज़ है कि टेमिंग अगेंस्ट एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को डराना तो शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से वो पेंटिंग कर रहे हैं उसमें एनिमल्स को दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि मनुष्य ने डराना सीख लिया था एनिमल्स को, ठीक है, टेमिंग करना सीख लिया था, TAMING, यानी कि टेमिंग करना सीख लिया था, मतलब जानवरों को डराना, जंगली जानवरों को डराना सीख लिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन पेंटिंग से निकल करके आती है, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग सुप्रीम है और वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये चीज़ उन पेंटिंग में दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो उनके ऊपर शासन करने लगे हैं एक तरह से। जानवर अब उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में वो समूह में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं और लंबे समय तक रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग्स तो लंबे समय तक रहने पर ही बनाई जा सकती है। और अलग अलग काल में रहे, अगर आप देखेंगे कि 10,000 साल बाद फिर दूसरे मनुष्य आए, उन्होंने भी पेंटिंग बनाई, 20,000 साल बाद फिर मनुष्य आए, उन्होंने भी पेंटिंग बनाई, या तो आए या फिर और रहने लगे होंगे। तो ये कम से कम 2 लाख साल का इतिहास है पेंटिंग्स का भीमबेटका में, अकेले भीमबेटका में, ठीक है ना। तो ये है मेसोलिथिक पेंटिंग। अब आपको थोड़ा सा रोमांच आया होगा, आपको लगा होगा कि ये मतलब इस टाइप से टॉपिक जो है खास करके इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आदमगढ़ में है, पचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश में ही बहुत जगह फैली हुई है, और भारत के दूसरी जगह पर भी केव पेंटिंग्स हैं, उनका भी है। मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल हमने ले लिया है। चलिए, इसके बाद फिर आइए आप लोग पेंटिंग में, तो आप देखेंगे कि कुछ पेंटिंग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में देखने को मिलती है, वो बर्तनों पे मिलती है। यूटेंसिल्स जो थे उस समय में जो बनाए थे, उन पे आप देखते हैं कि वो पेंटेड थे, तभी हम बोलते हैं ना चित्रित, धूसर ग्रे चित्रित, यानी ओकर रेड, उसमें ऐसे कलर के द्वारा उसको मटकों को या जो और भी जो कुछ फिगराइंस बनाए जाते थे उसमें में उनको कलर करते थे, तो पेंटिंग करते थे उनके ऊपर। तो उस टाइप की पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। उसके बाद जो सबसे, अब यहाँ थोड़ा सा पेंटिंग्स को आप लोग एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो
मौर्यन एज वाली पेंटिंग, जैसे हमने आर्किटेक्चर में डिवाइड किया था, तो मौर्यन एज वाली, मौर्य साम्राज्य के समय वाली पेंटिंग, तो खास करके अशोका के समय में जो बहुत सारी केव्स थी, जैसे कि बराबर की गुफाएं बताई, लोमस ऋषि केव है, सुदामा केव्स हैं पटना के पास में, बाघ की गुफाएं हैं धार के पास में, यहाँ सब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चित्र हैं, क्योंकि ये विहार थे। क्या थे? विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और वो पेंटिंग बनाते थे। और अधिकांश जो पेंटिंग्स हैं अजंता और एलोरा की, बौद्ध धर्म वाली, अजंता वाली ज़्यादातर पेंटिंग जो हैं, जो 29 केव्स है उसमें से जो 24 के आसपास है, वो जो देख लीजिएगा एक बार जाकर के एग्जैक्ट फिगर, तो वो जो केव्स हैं वो सारी सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई केव्स हैं। और वहाँ वही अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, भविष्य के बुद्धा जो हैं मैत्रेय, और मंजूश्री जो बोधिसत्व के बारे में वहाँ पर पेंटिंग्स हैं। तो अवलोकितेश्वर जिनको हम लोग कहते हैं पद्मपाणि, पद्मपाणि, हाथ में उनके लोटस है ना, लोटस इन हैंड। तो कमल का फूल जो हाथ में है वो है पद्मपाणि, और उनकी आंखें नीचे है। इसका मतलब शांत का भाव है, मेडिटेशन वाली मुद्रा है और शांत भाव है, पीस। हाथ में फूल दे दिया है और एकदम काम है, पीस है। तो बुद्ध का वो स्वरूप जो दयालु स्वरूप है, काइंडनेस है, वो पेंटिंग है। दूसरी गुफा में नेक्स्ट वाले में जाते हैं तो वहाँ पर वज्रपाणि है, थंडरबोल्ट है हाथ में, वज्रपाणि। यहाँ एग्रेशन है, बुद्धा की जो मूर्ति है उसमें एग्रेशन है एक प्रकार का, ठीक है। अगले वाले में जो है मैत्रेय, मैत्रेय, मैत्रेय बुद्धा जो है, बुद्ध का जो जन्म है वो भविष्य का बुद्धा है, जो भविष्य में जन्म लेगा। और चौथे नंबर पर जो है वो मंजूश्री, जो बोधिसत्व हैं वो मंजूश्री, जिनके हाथ में बुक है, पुस्तक है, यानी ज्ञान, विजडम, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा पारमिता वाले, मंजूश्री मूलकल्प जो किताब है वज्रयान की, उसमें प्रज्ञा पारमिता ही आता है, प्रज्ञा पारमिता उसी में आता है। तो जो पारमिताएं बताई गई उसमें से प्रज्ञा, विजडम। तो हाथ में किताब होना ही अपने आप में वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मिलेंगे आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स। तो अजंता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा गुप्ताज में जाकर के, ठीक है। ये गुप्त साम्राज्य की पेंटिंग है, लेकिन खास करके चूंकि अजंता को हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अजंता को आपको मौर्य साम्राज्य में पेंटिंग बौद्ध धर्म की जब देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के समय में शुरू हो गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म का फैलाव तो ज़्यादा कब हुआ? मौर्य साम्राज्य में हुआ, ठीक है ना। पेंटिंग की शुरुआत तो पहले से। और कौन सी पेंटिंग है? फ्रेस्को पेंटिंग है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। और ये जो अजंता है ये पहाड़ी का एकदम स्टीप साइड पर है, एकदम जो खड़ी पहाड़ी है, पहाड़ एक ही पहाड़ी है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एक ही पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के स्टीप साइड में, स्लोपिंग साइड नहीं है, स्टीप साइड पे अजंता है और स्लोपिंग साइड पे एलोरा है, स्लोपिंग साइड पे एलोरा है। तो स्टीप साइड होने की वजह से यहां केवल सीधी सीधी केव्स हैं, आगे कोर्टयार्ड नहीं है। जबकि एलोरा साइड की जो केव्स है उसमें आपको बाहर कोर्टयार्ड मिलेंगे, केव्स के बाहर, केव्स के साथ ही कोर्टयार्ड में मिलेंगे। और वहीं पर कैलाशनाथ टेम्पल है, वहाँ हिंदुइज्म भी है, वहाँ जैन भी है और वहाँ बौद्ध धर्म भी है। जबकि यहाँ प्योर जो है खास करके बुद्धिज्म है, और 3-4 गुफाएं हैं वो हिंदुइज्म से जुड़ी हुई हैं, बाकी सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो होमवर्क करिएगा, जाकर के अजंता के ऊपर एक पेज में नोट्स बनाइए, एलोरा के ऊपर एक पेज में नोट्स बनाइए, कलर के बारे में लिखिए,
फ्रेस्को क्या होता है ये लिखिए, ड्यूको क्या होता है ये लिखना पड़ेगा, और काल लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट कौन से शासक के समय में। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो बना था वो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा फर्स्ट, एलोरा वाला राष्ट्रकूट राजा कृष्णा फर्स्ट। कौन सी केव है वो, केव नंबर, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ है 27 है या 17 है, एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल। है ना, वो केव नंबर भी याद रखिएगा। ये जो अजंता में भी जो सोई हुई राजकुमारी है, स्लीपिंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, धार में, है ना, यहां पर भी म्यूरल पेंटिंग है। बाघ की गुफाएं 16 नंबर की केव में है वो, कैलाशनाथ टेम्पल। ऐसे ही बाघ की गुफाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट केव है वो 4 नंबर की है। 4 नंबर केव सबसे इंपॉर्टेंट केव है, ठीक है। बुद्धिस्ट ज्यादा है, धार के पास वाले में भी बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। तो केव पेंटिंग आ जाए कभी अलग से, केव पेंटिंग भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर क्रोनोलॉजी में आपको पेंटिंग लिख के बताना है तो फिर आप ऐसे बता सकते हैं। तो बौद्ध धर्म, बाकी गुप्ताज के समय में जो पेंटिंग हुई है वो हिंदू धर्म की ज़्यादा है, और साउथ में सभी की हैं, जैन की भी हैं, है ना। सित्तानवसल की केव्स हैं, वो जैन केव्स हैं। तमिलनाडु में सित्तानवसल बहुत इंपॉर्टेंट है। सित्तानवसल, पितलखोरा, सित्तानवसल, पितलखोरा, और ये तो खैर केव्स में उधर बौद्ध धर्म और वो भी है, लेकिन सित्तानवसल प्योर जैन धर्म है। जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं अंदर, मूर्तियां भी है, पेंटिंग्स भी हैं, दोनों हैं। और ये खबरों में भी बने रहते हैं, कुछ कुछ को अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लेंगे, या टेंटेटिव लिस्ट में लिया हुआ है, या और किसी कारण से वहाँ पर कोई महोत्सव मनाया जा रहा है, इस वजह से कभी द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, तो इस वजह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी आपको इन चीज़ों को पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पेंटिंग का, जहाँ पर पेंटिंग्स जो है एकदम क्लाइमैक्स पे आ गई थी, और वो म्यूरल पेंटिंग के अलावा थी, वो है मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। मुगल पेंटिंग्स, क्योंकि इस बीच में बहुत ज़्यादा पेंटिंग का काम नहीं हुआ है। बाकी मुगल जो पेंटिंग है वो दोनों है, वॉल पे भी हुआ है तो वॉल पे हुआ है, तो ताजमहल पे है, और भी तमाम मस्जिदों की दीवारों पे है। तो वो उस तरह से तो नहीं कर सकते थे, उनको ये तो पता था कि चूंकि मस्जिद है और इस्लाम में आकृति नहीं बनाना है, बुत परस्ती नहीं होती, तो किसी का आकार तो नहीं बना सकते। तो मोहम्मद साहब का फ़ोटो कोई भी नहीं बना सकता। तो फ्रांस में वो किसी ने कार्टून बना दिया था मोहम्मद साहब का, तो उसकी हत्या हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद साहब का या फिर अल्लाह का भी आप फ़ोटो नहीं बना सकते, उसको आकृति नहीं दे सकते, उसी को बोलते हैं वो बुत, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तो फिर वो जो है उसको हम काफिर बोलते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं मुसलमान लोग उसको काफिर बोलते हैं। तो वो तो उनके अंदर नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने फूल पत्ते की पेंटिंग बनाना शुरू की। इसलिए आप देखेंगे कि प्राकृतिक पेंटिंग ज़्यादा है, फूल है, पत्तियां हैं, पक्षी हैं, उनकी पेंटिंग मिलेगी। तो वो आपको ताजमहल पे जो पेंटिंग मिलेगी वो पेट्राडूरा, जो आपको पेट्राडूरा पेंटिंग जो बताया था, तो यहाँ पेट्राडूरा पेंटिंग है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सीक्वेंस में चलें, हुमायूं के यहाँ से चलते हैं। बाबर को तो पेंटिंग का शौक जरूर था, गाने का भी शौक था, पेंटिंग का भी शौक था, बाग बगीचों का भी शौक था, बहुत सारा था, लेकिन उसको समय नहीं मिला। हुमायूं को समय मिला, लेकिन हुमायूं भी लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहा बहुत ज़्यादा। 1555 में जब वो लौटा तो 2 पेंटर्स के साथ लौटा, एक अब्दुल समद था और एक कौन था, सैयद अली क्या नाम था,
मीर सैयद अली, हाँ। तो मीर सैयद अली, तो वो यही नाम मैं भूल रहा था उसका मीर सैयद अली। तो वो दोनों पेंटर्स लेके आया था, और ये वो पेंटर थे जिन्होंने ऑलरेडी, जो मोहम्मद साहब थे उनके जो अंकल थे, उनकी पेंटिंग बना रखी थी पूरी। हमजा उनका नाम था, हमजा। मोहम्मद साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके जो अंकल थे हमजा, उनकी उसने पेंटिंग बनी। इन दोनों ने पेंटिंग बना रखी थी और बुक बना रखी थी अच्छी खासी, 1500 पेज की, और हर पेज पर पेंटिंग थी, हर पेज पर पेंटिंग थी, और एक तरह की कॉमिक्स टाइप था, और पेंटिंग से ही पूरी उनकी जिंदगी की कहानी की कही हुई थी। हमजा नामा नाम था, हमजा नामा। और ये जब हुमायूं को दिखाई गई तो हुमायूं ने जो है इम्प्रेस होकर के अपने पास ही रख लिया। तो हमजा नामा इन दोनों ने बनाई थी, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। यहां से आपको ये जो पेंटिंग है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी, खास करके मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, जो तस्वीर होती है ना, वो उसके बराबर, यानी 25 स्क्वायर इंच, 25 स्क्वायर इंच की जो पेंटिंग होती है। हमारे घरों में जो सामान्य तस्वीर लटकी हुई होती है, आईना होता है, उस साइज की, है ना, 2 फीट के बराबर, 2 बाय 2, अगर फिट में देखें तो 2 बाय 2 लगभग। तो वो जो साइज होती है उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। और उसके बीच में जो व्यक्ति, जिसकी भी किसी मनुष्य की आकृति अगर बनेगी तो 1/6 पे बनेगी, 1/6 पे। मिनिएचर पेंटिंग की विशेषता है 1/6। ठीक है, तो क्या विशेषता थी? एक तो हमजानामा, तो पूरी पेंटिंग जो थी वो कहानी थी, लाइफ स्केच है एक तरह का। तो हुमायूं के समय में, तो हुमायूं को तो 1556 में आपको पता है कि वो तो संघर्ष जो है उसकी ज़िंदगी में रहा, और 1555 में अंतिम जो सूरी शासक था उसको हरा करके जब वो आया तो थोड़ा बहुत उसने इंटरेस्ट ले पाया। लेकिन अकबर को पर्याप्त समय मिला। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में और अपने खास करके आगरा के महल में भी उसने एक अलग से इंडस्ट्री बनाई थी, एक तरह की एक विभाग बनाया था, डिपार्टमेंट, जिसका नाम था तस्वीर खाना। तस्वीर खाना। और उसने इनवाइट किया लोगों को कि जो भी अपनी हॉबी को अगर कैश ऑन करना चाहता है और अगर सैलरी से काम करना चाहता है और नौकरी टाइप चाहता है तो वो चित्रकार बन के हमारे यहाँ नौकरी कर सकता है। तस्वीर खाना में उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर कोई चित्रकार है, अच्छी पेंटिंग बनाता है, इंटरव्यू दे, अपनी पेंटिंग दिखाए और नौकरी ले ले, उसकी सैलरी शुरू हो जाएगी। तो यानी चित्रकारों को नौकरी देना शुरू किया पहली बार अकबर ने। उसके यहाँ एक डिपार्टमेंट था, तस्वीर खाना। लोग आकर के पेंटिंग बनाए और नौकरी हासिल करें। तो उसने प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। और जो भी पेंटर थे, लोकल पेंटर्स के लिए भी, ये दो तो सीनियर थे जो बाहर से आकर के ट्रेनिंग देते थे, और इनको कहा कि आप एक काम कीजिए कि चूंकि आपने हमजानामा बनाया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के अंकल का पूरा आपने स्केच खींचा है, अब आप महाभारत के ऊपर बनाइए, रामायण के ऊपर बनाइए, हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर पूरा वैसा ही बनाइए जैसा आपने हमजानामा बनाया। तो रज्मनामा बनाया गया। महाभारत का क्या बनाया गया? रज्मनामा। रज्म का मतलब होता है वॉर, लड़ाई, नामा मतलब स्टोरी, वॉर की कहानी, युद्ध की कहानी। वॉर तो था ही डेफिनेटली, भरत क्लान पूरा का पूरा आपस में लड़ रहा था। भरत वंश के दोनों वारिस थे तो वो दोनों ही लड़ रहे थे, यही महाभारत था। तो पूरा रज्मनामा, ठीक है। और दूसरा बनाया तूतीनामा।
अब्दुल समद ने और मीर सैयद अली ने दूसरा बनाया तूतीनामा। तूतीनामा मतलब तोते की कहानी, तोते के माध्यम से कहानी। स्टोरी टेलर कौन है इसमें? पैरट, तोता जो है वो कहानी कहता है। तो पुराने ज़माने में तोते के माध्यम से कहानी की शुरुआत की जाती थी और फिर बहुत सारी कहानियाँ होती थी, पंचतंत्र जैसी और ऐसी। उसमें शुरुआत करने वाला स्टोरी टेलर होता था, वो तोता होता था, इसलिए इसका नाम था तूतीनामा। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ये पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। और ख़ास करके हमारे नोट्स में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो डिटेल पढ़िएगा, चित्रकारों के नाम पढ़िएगा। और उसके बाद अकबर के बाद जो है जहांगीर खुद ही बहुत बढ़िया चित्रकार था स्वयं। अकबर ने तो खुद ने बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं की, लेकिन जहांगीर पेंटर था। बस ये कि दूसरे हाथ में शराब का गिलास होना चाहिए, एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में शराब, बस ये उसकी आदत थी। लेकिन पेंटिंग बनाता था और उसका जो थीम होता था पेंटिंग का वो होता था नेचुरलिस्ट पेंटर था। नेचर के ऊपर ही पेंटिंग बनाई उसने सबसे ज़्यादा, और उसने बनवाई भी पेंटिंग। उसके यहाँ पे मंसूर और एक से एक लोग थे, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, दोनों तरह के पेंटर रहे अकबर के समय भी और जहांगीर के समय भी। तो थोड़ा सा पेंटर के नाम याद करिएगा, एक आध क्वेश्चन आ जाता है मिडिवल वाला कल्चर से। ठीक है, उसकी बनाई हुई सुंदर पेंटिंग है, उसमें फ्लोरा और फोना दोनों मिलता है। नेचर मतलब पूरा नेचुरल कंजर्वेशन। ठीक है, तो फ्लोरा भी मिलेगा, फोना भी मिलेगा। तो मिनिएचर पेंटिंग की आपको ये जो है, अब आपको जो तैयारी करनी है यहाँ पर एग्ज़ाम के हिसाब से वो है जीआई टैग वाली पेंटिंग्स। जीआई टैग वाली पेंटिंग्स, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्र में पेंटिंग्स जो है रॉयल पैट्रोनेज के तहत बनाई जाती थी। उस समय के अलग अलग राजपूत राजा भी पैट्रोनेज देते थे, साउथ के राजा भी देते थे, तंजौर के राजा भी थे। राजा के समय में तो उस तरह का स्कल्पचर देखने को मिलता है, टेम्पल आर्किटेक्चर है। बाकी पेंटिंग राजा के समय में जो बनी थी, राजेंद्र चोल के समय में भी बनी थी, चोल राजाओं के समय में भी बनी थी मंदिर में। चोल राजाओं के वहाँ जो पेंटिंग है उसमें उन्होंने न केवल देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हैं, बल्कि उन्होंने खुद राजाओं की भी, अपने जो किंग रहे हैं उस समय के, उनकी भी पेंटिंग बनाई है। तो यानी वहाँ पेंटिंग्स होती थी तो वो राजाओं की भी होती थी। ठीक है, बाकी सबसे वो जो चोल राजा वाली मैं बात कर ही रहा था, तंजौर पेंटिंग इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, तंजौर पेंटिंग। तो थोड़ी सी रीजनल पेंटिंग, प्रोविंशियल पेंटिंग में भी चलिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तंजौर पेंटिंग। और तंजौर पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रिच पेंटिंग है, क्योंकि इसमें गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गोल्ड का, डायमंड, इसमें ओरिजिनल चीज़ें ही लगा देते हैं। केरला की पेंटिंग की भी विशेषता यही है कि वहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ें और ओरिजिनल लगा देते हैं, है ना। तो कॉटन उस पे, हाँ कॉटन क्लॉथ पे होते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन आया था 2015 वाला, नहीं 2017 में कलमकारी वाला, 16 या 17 में आया था कलमकारी वाला। तो यहाँ है ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक तो कौन से स्टेट पूछा था, उसमें तो आंध्र प्रदेश, कलमकारी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कलमकारी कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में है, वो भी कॉटन क्लॉथ पे है। तो एक तो ये है कि वो पेंटिंग किसके ऊपर की जा रही है, लकड़ी पर है, वॉल वाली तो म्यूरल पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, शीट क्या है, मतलब किसके ऊपर पेंटिंग हो रही है, तो जनरली कॉटन क्लॉथ होता है, कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा। और उस पर जगह जगह कई जगह जगरी लगा देते हैं और तमाम गुड़ और ये सब लगा करके उसको एक अच्छा हार्ड बोर्ड बना लिया जाता है। और दूसरा, पेंटिंग मटेरियल क्या है, कलर्स। तो पेंटिंग मटेरियल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, थीम क्या है। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। फर्स्ट तो एरिया,
स्टेट, जिले का नाम याद रखें तो और अच्छा है, कौन से जिले में होती है पेंटिंग। दूसरा, किसके ऊपर पेंटिंग होती है, किस टाइप की पेंटिंग है मतलब। और चौथा, मटेरियल, कलर का मटेरियल क्या है। कई जगह देखेंगे आप कि वो प्राइमरी कलर यूज ही नहीं करते, रेड ग्रीन ब्लू बिल्कुल यूज नहीं करते, दूसरे कलर यूज करते हैं। कई जगह ब्लैक यूज नहीं करते, किस जगह व्हाइट यूज नहीं करते, तो कुछ लोग केवल 2 ही कलर यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अलग अलग पेंटिंग में। ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ध्यान क्या रखना है, आपको बनाना है ये नोट्स इसका, ठीक है, ये बनाना है, क्योंकि आपको तो ये पूछा जाएगा, मुझे नहीं पूछा जाएगा, मेरे को पता है क्या ध्यान रखना है पूछा कहां से जा। तीसरा, चौथा नंबर है थीम। थीम क्या है, यानी कि किस थीम पे बनाए गए हैं पेंटिंग, क्या विषय क्या है, पेंटिंग का टॉपिक क्या है, अंदर क्या दिखाया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे जो धार्मिक पेंटिंग है उसमें कृष्ण के ऊपर सबसे ज्यादा पेंटिंग है, कृष्ण की लीलाओं पे, बचपन के जो उनके प्रैंक हैं उसके ऊपर, गोपियों के साथ जो प्रैंक है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। माखन चोरी और वो जो लीला है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनी है धार्मिक रूप से। तो आपको थीम देखनी, नेचर है या आम जिंदगी है लोगों की, जैसे पटना और उसके आसपास की जो मधुबनी और दूसरी जो पेंटिंग है उन वहां पर आम जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा पेंटिंग होती है, ठीक है। पत्ता चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सीसीआरटी की वेबसाइट पे चले जाइए, कल्चर टूरिज्म वाली वेबसाइट पे, सीसीआरटी की वेबसाइट है, वहां से पेंटिंग का पूरा कौन कौन सी क्लासिकल पेंटिंग्स हैं बिल्कुल उनका लिस्ट निकाल लीजिए, और उसमें डिटेल भी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में मिलेगा, और कुछ इग्नू के नोट्स में है, बाकी हमारे नोट्स में है। हमारे नोट्स में सबका सार मिल जाएगा, सबको जोड़ करके बताया हुआ है एक जगह पर। और बाकी विकिपीडिया का। और 5वें नंबर पे आपने थीम लिखी, चौथे 5वें नंबर पे फिर एक लिखे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है तो फिर वो पेंटिंग जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसका क्वेश्चन अलग तरीके से आएगा। अभी जो क्वेश्चन आया था 2020 में या 19 में बनी ठनी वाला, तो वो सिंपल क्वेश्चन था। किशनगढ़ राजस्थानी स्कूल में आपको बहुत सारे, राजस्थानी में बहुत सारे स्कूल मिलेंगे, उसमें किशनगढ़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, उसकी जो पेंटिंग है निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद। ट्राइबल पेंटिंग डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्राइबल पेंटिंग का अलग से टॉपिक है ना। ट्राइबल में भी सभी ट्राइब्स, जैसे गोंड ट्राइब्स की जो पेंटिंग है मध्य प्रदेश में, उसको डिंडोरी को, उसको गोंड ट्राइब को बकायदा जीआई टैग दिया है अभी 2022 में, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। एमपीपीएससी वाले भी उसको याद रखें, और यूपीएससी वाले जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो भी याद रखें, क्योंकि उनसे पूछा जा सकता है। तो गोंड पेंटिंग जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या थीम होता है, कौन कौन गोंड कलाकार चित्रकार हैं जो पेंटर हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला है अभी एक बज्जू श्याम, हाँ बज्जू श्याम जो है जनगढ़ सिंह श्याम हैं, कौन है, हाँ भूरी बाई, हाँ। तो ये सब जो है चित्रकार हैं जो गोंड ट्राइब से हैं। ऐसे ही पेमा फत्या जो है वो उस पे हैं, जावा में। कौन सी होती है, भील लोगों की जो पेंटिंग होती है वो कौन सी होती है, जिसके लिए पेमा फत्या जाने जाते हैं, बहुत फेमस पेंटिंग है। यहाँ कभी मानव संग्रहालय में आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगा, तो एक आध बार मानव संग्रहालय घूम आई है भोपाल, तो भोपाल वालों के लिए तो एक अचीवमेंट है कि मानव संग्रहालय जाकर के सारी पेंटिंग का नोट्स बना लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन जाकर के
मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, है ना। तो पेंटिंग्स वाला हिस्सा ये ऐसे रीजनल पेंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। एक वर्ली पेंटिंग है, एक पत्ता चित्र है, और काल मेजुतु एक पेंटिंग है, काल मेजुतु, काल मेजुतु। ये हमारे नोट्स में मिल जाएगा, काल मेजुतु, जा करके देखिए। बहुत सारी रंगोली, ये रंगोली टाइप पेंटिंग है। रंगोली को भी पेंटिंग में ही लिया जाता है, जो विशेष अवसर पे बनाया जाता है, ठीक है, विशेष अवसर पे बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट, हमारा यहाँ उद्देश्य ये होता है कि आपको सिलेबस बता देना है, टाइप बता देना है, क्वेश्चंस का स्टाइल बता देना है, एक जागरूकता पैदा कर देनी है, एक रुचि पैदा कर देनी है उसके अंदर, और फिर बता देना है कि ये हिस्सा कहाँ मिलेगा। क्योंकि सारा तो यहाँ चूँकि 2 ही दिन क्लास होती है तो इतना तो लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन एक उद्देश्य होता है कि आपका टॉपिक ना छूटे, उस प्रकार का प्रश्न आपका गलत ना हो एग्जाम में। अगर आप मेहनत करेंगे हमारे बताए अनुसार तो फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है, कोई भी क्लास आपको इससे ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ा पाएगी। अब छोटी छोटी पेंटिंग्स रीजनल वाली है वो तो आपको तैयार करना पड़ेगी, कुछ नहीं तो जीआई टैग वाली पेंटिंग्स इंडिया की देख लीजिए, तो उसमें 8-10 की लिस्ट आ जाएगी, तो वो तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी पहाड़ों की पेंटिंग है, पहाड़ी चित्रकला है, आसाम की है उधर की, ठीक है, और ओडिशा की है, उड़ीसा की पेंटिंग है। तो सब जगह अलग अलग थीम है, और कहीं तो पूरी तरह से नेचुरल है। अब जैसे चूंकि उड़ीसा की होगी, भुवनेश्वर के आसपास की होगी, तो उसका विषय भगवान जगन्नाथ होंगे, क्योंकि पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। इसी तरह से गुजरात के द्वारका के आसपास भी फिर भगवान कृष्ण वाला होगा। मीराबाई के आसपास की जो चीज़ें होंगी वो फिर भगवान कृष्ण वाली होंगी, ठीक है ना, किशनगढ़ और ये सब जो है। पर वहाँ पर किशनगढ़ में दूसरा भी विषय है, बनी ठनी जो है उसको एक तरह की ब्यूटी क्वीन जैसा बताया गया, लेकिन उसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा है, आँखों में, नाक में, सब में तीखापन बहुत ज़्यादा है, पॉइंटेड है सब चीज़ें। जबकि असली में जो महिला होती है इस टाइप की सुंदरता का ये कोई प्रतीक नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, उस पर फिर कमेंट भी लिखना पड़ेगा कि इस जो पेंटिंग है इसकी क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, और थोड़ी सी तुलना कि ये किसकी कॉपी है, कहाँ से ये लिया गया है, ये थीम इन्होंने कहाँ से कॉपी किया है। बस ये इतना अगर आपने कर लिया तो मेंस के लेवल तक की तैयारी हो जाएगी। प्रीलिम्स में तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्टेट है, कौन सा मटेरियल है, क्या विषय है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। चलिए, तो इस बार थोड़ा होमवर्क करके आइएगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेस, वो है क्लासिकल डांस। अब आइए, डांस, म्यूजिक, थिएटर। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आएगा डांस, क्लासिकल डांस, डांस में क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, कठपुतली कला, ड्रामा उसी में आ जाएगा, थिएटर में ही ड्रामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अब हमारा चलेगा अगले वीक, नेक्स्ट वीक यही रहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो हाँ, किसको, कौन सी, कठुआ बसोदा ना, हाँ, बसूली कहाँ का था, गोंड वाला, तो कश्मीर का था, जम्मू का, हाँ जम्मू, हाँ। एक और इम्पोर्टेंट जीआई टैग याद रख लीजिएगा, कठुआ बसूली, बसोली। कठुआ वैसे भी जम्मू में जिले का नाम है, कठुआ, जम्मू क्षेत्र में जो कठुआ जिला, तो वहाँ की जीआई टैग वाली पेंटिंग जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि 2023 में ही मिला है अभी, तो इस साल शायद क्वेश्चन बने वो, कठुआ बसोली, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीआई टैग वाला तो देख के लीजिए, खास करके 21, 22, 23 वाला, ठीक है। चलिए, तो क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर एंड पपेट्री, ये जो टॉपिक, ये जो हिस्सा है इसको अच्छे से करके आइए। तो होमवर्क में सारे क्लासिकल डांस एक बार पढ़ के आइए, मैं आपको बेसिक्स चीज़ें
बताऊंगा। तो क्लासिकल डांस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्लासिकल डांस, आखिर ये जो क्लासिकल वर्ड है इसका क्या मतलब है? क्लासिकल का वर्ड का मतलब ये जो टेम्परेरी नहीं होता है, बाकी चीज़ों का तो फैशन होता है, थोड़े समय तक रहता है, गायब हो जाता है, ट्रेंड होता है, हम बोलते हैं कि ट्रेंड है। लेकिन एक जो हिंदी फिल्मों में जैसा कहा जाता था सदाबहार नगमे, एवरग्रीन, जैसे हम बोलते थे कि लता मंगेशकर के जो गाने हैं एवरग्रीन मेलोडी है ना, मेलोडी क्वीन जैसे उनको कहा जाता था, मेलोडी क्वीन यानी रागों की रानी। मेलोडी मतलब राग, जो राग होती है जिससे कि मिठास आती है गाने में, तो वो क्या राग होती है, ये होती है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन क्लासिकल का मतलब होता है जो सदाबहार है, लंबे समय तक लोग सुनते रहें और कई सदियों बाद भी सुने जिस गाने को, जिस डांस को 2000 साल भी हो गए और उस डांस को आज भी आप देख रहे हो और आपको आज भी अच्छा लग रहा है, आप बोर नहीं होते हो, जिन चीज़ों से आप बोर नहीं होते, वो होता है क्लासिकल, शास्त्रीय क्लासिकल। उसकी एक थीम होती है और वो जो है ओरिजिनल स्वरूप में ही बना रहता है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, रिफॉर्म नहीं होते, वो उसी ओरिजिनल स्वरूप में बना रहता है, उसको कहा जाता है सामान्य भाषा में क्लासिकल। अब साहित्यिक दृष्टि से यदि हम लोग वहां जाएं तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित, यानी शास्त्र में वर्णित नाट्यशास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि जो थे उनको ब्रह्मा जी ने बुलाया कि देखो 4 वेद तो हो गए हैं, अब थोड़ा 5वें वेद की आवश्यकता है, क्योंकि मनोरंजन की आवश्यकता है, लोगों को संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में कुछ बताए जाने की ज़रूरत है, देवताओं को भी बताए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो आप देखते हैं स्वर्ग में डांस हो रहा है, अप्सराओं का डांस हो रहा है, उर्वशी एक नर्तकी थी, ये सब चीज़ें। तो ये जो नृत्य का जो स्वरूप निकल करके आया, खास करके ये वहीं से निकल करके आया, नाट्यशास्त्र 5वां वेद कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। इसके रचयिता थे फर्स्ट सेंचुरी, कुछ लोग तो 2nd BC से 200 AD तक के बीच में कभी भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज हम लोग निकालें तो 1st सेंचुरी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। उनके नाम के साथ ही यही जुड़ा रहता है कि भरत का भ का मतलब होता है भाव, र का मतलब होता है राग और त का मतलब होता है ताल। भाव, राग और ताल से मिलकर के उनका नाम बना है। तो क्लासिकल डांस में जो स्वरूप लिया गया है वो 2 भेद से लिया गया है, 2 फॉर्म से लिया गया है, एक है तांडव, एक है लास्य। तांडव और लास्य, जो मैस्कुलाइन नेचर है वो तांडव का है और फेमिनाइन जो नेचर है वो लास्य का है। लास्य माँ पार्वती के द्वारा किया गया नृत्य है एक तरह से, इसलिए वो महिलाओं के लिए माना जाता है, और तांडव जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। या यूँ कहें कि भगवान शिव ने तांडव किया था जब सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था, सती से शादी करने से, भगवान शिव से शादी करने से मना कर दिया था उनके पिता ने, तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था, तो वो गुस्सा होकर के भगवान ने तांडव किया था, भगवान शंकर ने। तो तांडव से सृष्टि का विनाश हो गया था, तो डिस्ट्रक्टिव पार्ट है, और दूसरा फिर उसी तांडव से उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया था, यानी कि 2 भाग हैं उसके, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव तांडव के। और जो तांडव हैं जरूरी नहीं कि पुरुष ही करें, महिलाएं भी कर सकती हैं, देवी भी कर सकती हैं। माँ काली का तांडव जो है वो पुरुष से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, और ज़्यादा एग्रेशन दिखता है। जबकि लास्य जो है, लास्य में लोच होता है, लास्य में कोमलता है, और लास्य में ऐसा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो शरीर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकते हैं, ज़्यादा अंग संचलन उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोमल शरीर होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि लास्य केवल महिलाएं ही करेंगी। द्रोणाचार्य ने जब देखा था कि एकलव्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनता जा रहा है, तो द्रोणाचार्य को लगा, गुरु द्रोणाचार्य को, कि अर्जुन को कुछ शिक्षा नृत्य की भी लेनी चाहिए।
और उन्होंने कहा आपको लास्य सीखना चाहिए क्योंकि वो उससे डिफेंस अच्छा होगा आपका। मार्शल आर्ट जो है वो मार्शल आर्ट इसी से निकला है, मार्शल आर्ट डिफेंस वाला है। तो आपको मार्शल आर्ट सीखना है तो लास्य सीखना होगा। उन्होंने कहा कि आप जाइए और लास्य सीखिए। तो अर्जुन ने, और इसके सीखने के लिए आपको महिला ही बनना पड़ेगा और महिला जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे और महिला की तरह ही रहना पड़ेगा और आपको वही फेमिनाइन स्वरूप में जाकर के लास्य सीखना पड़ेगा। तब जाकर के आप कंप्लीट वॉरियर बन पाओगे, अच्छे योद्धा बन पाओगे। क्योंकि एक अच्छे योद्धा को एग्रेशन के साथ साथ डिफेंस भी होना चाहिए, रक्षात्मक मुद्रा भी उसकी पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि बाण इधर उधर से चलते हुए तीर आएंगे तो आपको झुक करके उनको एक तरह से निरस्त करना है, खत्म करना है। सो लास्य पुरुष भी कर सकते हैं, वो अर्जुन एक एग्जाम्पल है। बाद में वो ब्रेनला बन करके अज्ञातवास के समय में 1 साल तक वो राजकुमारी को, है ना, देता है ना ट्रेनिंग। विराट के यहाँ पर राजकुमारी को ट्रेनिंग देता है अर्जुन। तो वो इसीलिए दे पाता है क्योंकि उसे संगीत और नृत्य की शिक्षा पूरी प्राप्त की थी। तो अर्जुन कंप्लीट था, कंप्लीट मैन था। ठीक है, बाकी जो युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, वो सब हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के थे, लेकिन अर्जुन कंप्लीट थे क्योंकि उनके पास वो वाला स्वरूप भी था, नारी वाला स्वरूप भी था जो उन्होंने सीखा था। इसलिए लास्य और तांडव, ये 2 जो स्वरूप हैं, ये नाट्य शास्त्र में वर्णित है और यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो आपका डेवलप हो ही गया डांस वाले में। तो होमवर्क करिएगा पेंटिंग्स का पूरा, और फिर क्लासिकल डांस का हम एक क्लासिकल डांस और एक दिन क्लासिकल म्यूजिक ऐसा करके कंप्लीट करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की